चलिए आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं, कांग्रेस के अंदर समाजवाद का उदय। ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि इस विषय पर एक जबरदस्त जवाब कैसे तैयार किया जाए। स्क्रीन पर जो सवाल है वो सिविल सेवा की परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलता है। आज हम इसी सवाल का एक मुकम्मल जवाब तैयार करेंगे। इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक हर एक पहलू को कवर करेंगे ताकि तैयारी में कोई कमी न रह जाए। देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की नींव होती है उसका स्ट्रक्चर। तो हम अपनी बात को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले समझेंगे कि माहौल कैसे बना, फिर समाजवाद के उदय, उसके बड़े नेताओं और उनके काम को देखेंगे, फिर कांग्रेस के एजेंडे पर इसका क्या असर हुआ उसका विश्लेषण करेंगे, और आखिर में इसके महत्व पर बात करेंगे। किसी भी बढ़िया जवाब की शुरुआत होती है सही ऐतिहासिक संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से। तो चलिए सबसे पहले उन हालातों को समझते हैं जिन्होंने भारत में समाजवादी सोच के लिए जमीन तैयार की। तो इसके पीछे ना 2 बड़ी वजहें थीं। एक तो देश के अंदर 1920-21 का असहयोग आंदोलन जब रुका तो एक खालीपन सा आ गया था, लोग नए रास्ते तलाश रहे थे। और दूसरी तरफ देश के बाहर 1917 में हुई रूसी क्रांति ने दुनिया को एक नया मॉडल दिखाया था, एक ऐसा मॉडल जो मजदूरों और किसानों की बात करता था। इन्हीं दोनों चीजों ने मिलकर भारत में समाजवादी विचारों के लिए एक तरह से माहौल बना दिया। तो अब आते हैं हमारे जवाब के दूसरे हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये विचारधारा एक संगठित राजनीतिक ताकत के तौर पर कैसे उभरी और इसके बुनियादी सिद्धांत क्या थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे समाजवाद का असर धीरे धीरे बढ़ता गया। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा मिली, 1922 के बाद नए रास्तों की तलाश तेज हुई, फिर 1928 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी, और 1936 आते आते तो ये विचारधारा इतनी असरदार हो गई कि कांग्रेस को लखनऊ सेशन में इसे अपना आधिकारिक लक्ष्य बनाना पड़ा। अब इस गुट की जो मांगे थीं वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं थीं, और यही बात इन्हें कांग्रेस के पुराने नरमपंथी नेताओं से अलग करती थी। इन्होंने पूर्ण स्वराज यानी अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी की बात की, साथ ही आम जनता के लिए आर्थिक आज़ादी, किसानों मजदूरों को जोड़ने और पूंजीवाद का विरोध करने पर भी जोर दिया। अब देखिए, कोई भी आइडिया बिना लीडर्स के आगे नहीं बढ़ता है ना। तो अब बात करते हैं उन बड़े चेहरों और उनके कामों की जिन्होंने समाजवादी सोच को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। एक तरफ कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी भी थे। इन सभी नेताओं ने अपने भाषणों से, अपनी लेखनी से समाजवादी विचारों को कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह लोकप्रिय बनाया। नेहरू का 1936 के लखनऊ सेशन का ये बयान तो ऐतिहासिक है। इससे पता चलता है कि इस आंदोलन के पीछे कितनी गहरी सोच और यकीन था। सोचिए, जब कांग्रेस का अध्यक्ष खुद ये ऐलान कर रहा हो तो ये एक तरह से आधिकारिक मोहर थी कि समाजवाद अब पार्टी के एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। और ये सिर्फ भाषणों और बातों तक ही सीमित नहीं रहा। 1937 के फैजपुर सेशन में किसानों के हक में एक कृषि कार्यक्रम पर प्रस्ताव पास किया गया। ये एक ठोस सबूत है कि कैसे समाजवादी सोच अब कांग्रेस की नीतियों में सीधे सीधे झलकने लगी थी। चलिए अब विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन समाजवादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मकसद और काम करने के तरीकों को आखिर बदला कैसे। ये जो माइंड मैप है ये एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। ये दिखाता है कि कैसे इस एक विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग हर पहलू पर अपना असर डाला। चलिए इसके जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। इस विचारधारा का सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने राजनीतिक आज़ादी को आर्थिक आज़ादी से जोड़ दिया। अब आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि देश के आम लोगों के लिए आर्थिक बराबरी और आत्मनिर्भरता हासिल करना भी था। अब आंदोलन का जो फोकस था वो आम लोगों की मुश्किलों पर आ गया। किसानों के लिए जमीन सुधार, रियासतों में सामंतवाद का खात्मा, ये सारी मांगें अब नेशनल एजेंडे का हिस्सा बन गईं, और इसी ने आंदोलन को जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ा, इसे एक सच्चा जन आंदोलन बनाया। इस बदलाव को समझने के लिए ये तुलना बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। पहले कांग्रेस का लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस, जो बाद में बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता हो गया। पहले फोकस सिर्फ राजनीतिक अधिकारों पर था, अब राजनीतिक और आर्थिक दोनों अधिकार जरूरी हो गए। और सबसे बड़ी बात, आंदोलन का आधार जो पहले पढ़े लिखे मिडिल क्लास तक सीमित था, अब वो किसानों, मजदूरों और युवाओं तक फैल गया। तो अब हम अपने मॉडल जवाब के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम अपनी सारी बातों को समेटेंगे और देखेंगे कि इस वैचारिक बदलाव का लंबे समय तक क्या महत्व रहा। तो एक टॉप स्कोरिंग जवाब का फॉर्मूला क्या है? बस ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं।
पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करें, फिर वजहें और लीडर्स बताएं, सबूतों के साथ असर का विश्लेषण करें और आखिर में महत्व बताते हुए एक दमदार कंक्लूजन दें। इस फ्रेमवर्क को किसी भी विषय पे जवाब लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि समाजवादी विचारधारा का सबसे बड़ा योगदान था कि उसने आज़ादी की लड़ाई में एक मजबूत आर्थिक पहलू जोड़ा। इसने आज़ादी के आंदोलन को कुछ पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई से निकालकर किसानों, मजदूरों और आम जनता की लड़ाई बना दिया। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये समाजवादी लहर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा ना बनी होती तो आज़ाद भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियां कैसी होती? हमारा समाज आज कैसा दिखता? ये सवाल इस टॉपिक के गहरे महत्व को समझने में मदद करेगा।